हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को करा रही हूँ क्लास 5 वीणा से सेकंड चैप्टर न्याय की कुर्सी के प्रश्न उत्तर। इस पाठ की व्याख्या मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। और अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर इसके। पहला प्रश्न है, बातचीत के लिए आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। ये खेल बहुत रोमांचक और मज़ेदार होता है। इसमें 2 टीम होती हैं। हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी करती है। और क्षेत्र रक्षण को कहते हैं फील्डिंग। बल्लेबाज गेंद को मारकर रन बनाने की कोशिश करता है और गेंदबाज उसे आउट करने की कोशिश करता है। जो टीम ज़्यादा रन बनाती है वही विजेता होती है। मुझे ये खेल इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये हमें सहयोग, धैर्य और मेहनत करना सिखाता है। तो ये था क्रिकेट के बारे में। और जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि लड़कों को क्रिकेट ज़्यादा पसंद रहता है। 2 खेल हैं, बैडमिंटन और क्रिकेट। दोनों में से जो आपको पसंद आ रहा हो आप वो वाला उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है। इसे 2 या 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं। इसमें खिलाड़ी रैकेट से शटलकॉक को मारते हैं और कोशिश करते हैं कि वह सामने वाले के कोर्ट में गिरे। अगर कोई खिलाड़ी शटल को ठीक से नहीं मार पाता या बाहर भेज देता है तो अंक दूसरे खिलाड़ी को मिल जाता है। जो खिलाड़ी पहले 21 अंक बना लेता है वह विजेता होता है। ये खेल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इससे शरीर फुर्तीला और स्वस्थ रहता है। प्रश्न नंबर 2, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। हाँ, एक बार मेरे स्कूल में मेरी सहेली अपनी पेंसिल खोने की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। वह रोने लगी क्योंकि उसी से उसे परीक्षा देनी थी। मैंने तुरंत अपनी पेंसिल उसे दे दी और खुद पेन से लिखने की अनुमति अपने शिक्षक से यानी टीचर से ले ली कि क्या मैं पेन से लिख सकती हूँ। तो टीचर ने मुझे अनुमति दे दी। इस तरह उसकी समस्या हल हो गई और वह खुशी खुशी परीक्षा देने लगी। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि किसी की मदद करके उसका दुख दूर करना भी एक समाधान है। तीसरा प्रश्न है, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? अगर मैं राजा की जगह होता तो उस समझदार लड़के को सबसे पहले अपने दरबार में बुलाता। वहाँ उसकी बुद्धि और चतुराई को मैं परखता। जब मुझे उसकी योग्यता का यकीन हो जाता तो मैं उसे इनाम के रूप में कुछ मुद्राएं देकर सम्मानित करता। मुद्राएं क्या होती हैं? मुद्राएं होती हैं जो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के पैसे होते थे, सोने के बने हुए, उन पर स्टैंप लगी होती थी, राजा का नाम, डेट वगैरह होती थी, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का मतलब ही करेंसी होता है। वैसे मुद्रा हिंदी में बोलते हैं, करेंसी इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? इसका उत्तर है, लड़का बहुत भोला भाला था। लड़के के अंदर सच्चाई, न्यायप्रियता, बुद्धिमानी, ईमानदारी और निडरता जैसे गुण थे। इन्हीं गुणों के कारण वह निडर होकर न्याय की कुर्सी यानी सिंहासन पर बैठ पाया। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए। 1 से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। प्रश्न है, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा को सुनकर, लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर, मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? लोगों द्वारा लड़के की न्याय की प्रशंसा सुनकर। तो यहाँ हम बना देते हैं स्टार। अगला प्रश्न है, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, या फिर स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। किस बात से उसे आश्चर्य हुआ? इसका सही उत्तर है कि
सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। तो यहाँ बना देते हैं हम स्टार, तो ये बन गया स्टार। अगला प्रश्न है, लड़कों को ये खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे, क्योंकि वह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा, क्योंकि इस खेल में वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि यह खेल अन्य खेलों से ज़्यादा मनोरंजक था। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था। तो इसका सही उत्तर है कि ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। एक तो ये कारण था और दूसरा ये था कि उसे अपने कर्मों पर पछतावा भी हो रहा था। तो ये दो उत्तर सही हैं इसके। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, यानी कि ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहला है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? सभी लड़के इसलिए सिंहासन पर बैठ पा रहे थे क्योंकि उनके हृदय में निर्दोषता, सच्चाई और निष्कपट भाव थे। वे छोटे थे और निष्कलंक थे, मतलब अभी तक उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। निष्कलंक, कोई कलंक उन पर, कोई धब्बा उन पर नहीं लगा था। लेकिन राजा अपने अंदर दोष और छल प्रपंच लिए हुए था, मतलब राजा के अंदर सारे अवगुण थे, सारे दोष थे उसके अंदर। झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को दंड देना, खाम में छल प्रपंच मतलब चालाकियां करना दूसरे के साथ, इसलिए सिंहासन ने उसे स्वीकार नहीं किया। अगला प्रश्न है, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। नहीं, राजा में प्रायश्चित करने के बाद भी अहंकार था। उसने कहा ना राजा ने लास्ट में कि मेरे जितना धनवान, मेरे जितना सेना रखने वाला और मेरे जितना बुद्धिमान कोई भी नहीं हो सकता। ये बातें उसने अहंकार में की थी। उसने अपने आप को सबसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान ये माना था। न्याय करने वाले के मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर वह योग्य होता तो चौथी मूर्ति कभी भी सिंहासन को लेकर उड़ती नहीं, बल्कि उसे सिंहासन पर बैठने की अनुमति देती। तो इसका मतलब है कि राजा प्रायश्चित करने के बाद भी उसका मन निर्मल नहीं हुआ था, वो मन में उसके वैसी ही कटुता थी। अगला प्रश्न है, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने लोगों से लड़कों की न्याय बुद्धि की चर्चा सुनी थी। पूरे शहर में ढिंढोरा हो गया था कि वहाँ बैठे हुए जो लड़के खेलते हैं वो इतना अच्छा न्याय करते हैं कि उनके जैसा न्याय तो राजा भी नहीं कर सकता। इसलिए लोग राजा को छोड़ करके अब उन्हीं बच्चों के पास जा रहे थे कि भी हमारा भी न्याय कर दो। अब अगला प्रश्न है कि चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में इसलिए उड़ गई क्योंकि राजा के भीतर यानी अंदर प्रायश्चित करने के बाद भी अहंकार था। उसे लगता था कि उससे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए उसके अहंकार को देखकर ही चौथी मूर्ति सिंहासन को लेकर उड़ गई। अगला प्रश्न है, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना है। सच्चा न्यायकर्ता इस कहानी का एक नया शीर्षक हो सकता है क्योंकि इस सिंहासन पर कोई सच्चा व्यक्ति ही बैठ सकता था जो भोला भाला हो और जिसके मन में किसी के लिए भी कोई नफरत ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो, बुराई ना हो, यानी छल कपट ना हो। मैंने इस प्रश्न के दो उत्तर लिए, दो शीर्षक मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो दूसरा उत्तर है कि मैं इस कहानी को नया शीर्षक दूंगा, सच्चाई की पहचान। मैंने ये शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि कहानी में वही सिंहासन पर बैठ पाता है जिसके अंदर सच्चाई हो,
ईमानदारी हो, निष्कपटता होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत पैसे में नहीं होती, धन में नहीं होती, पद में भी नहीं होती, बल्कि सच्चाई में होती है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं। वे कहाँ जाती होंगी और वहाँ क्या करती होंगी? कहानी में बताया गया ना कि सिंहासन में जो 4 मूर्तियां लगी थी वो एक एक करके उड़कर कहीं और चली गई, और जो चौथी मूर्ति थी वो तो सिंहासन को ही अपने साथ लेकर के उड़ गई थी। तो वो मूर्तियां उड़कर कहाँ जाती होंगी और वहाँ पर क्या करती होंगी, ये आपको अपनी कल्पना से बताना है। पाठ में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, आपको सोचकर बताना है कि क्या हो सकता है। तो आप बच्चे हैं, आपकी सोच ज़्यादा दूर तक जाती है, आप कुछ नया भी सोच सकते हैं, लेकिन जो मैंने सोचा है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वह मूर्तियाँ उड़कर आसमान में किसी दूसरी जगह में चली जाती होंगी। वो मूर्तियाँ उड़कर आसमान में किसी दूसरी जगह चली जाती होंगी और वहाँ पर भी वो मूर्तियाँ सिंहासन के लिए एक सच्चा न्याय करने वाला व्यक्ति ढूंढती होंगी, वहाँ पर भी वो यही करती होंगी शायद। ये हमारी कल्पना की बात है, मुझे यही समझ में आया तो मैंने ये लिखा। आपको हो सकता है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि वो मूर्तियाँ शायद उस सिंहासन को लेकर स्वर्ग की तरफ चली गई, जहाँ पर राजा विक्रमादित्य मौजूद थे, और जाकर के उन्हें घटना सुनाई कि धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके जैसा न्याय कर सके। अगला प्रश्न है यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? अगर राजा बैठ जाता, चौथी मूर्ति अगर राजा को बैठने देती कुर्सी के ऊपर, तब क्या होता? यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो वह ठीक से न्याय नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसने प्रायश्चित तो 3 बार कर लिया था, लेकिन अभी भी उसके मन में घमंड था, अहंकार था। वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, बलवान समझ रहा था, धनवान समझ रहा था। और जिस इंसान के मन में ये घमंड हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो फिर वो न्याय नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है भाषा की बात। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना, क्योंकि कहीं कोई चिन्ह नहीं लगा है, कहीं कोमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। आप अब इसी वाक्य को एक बार फिर से पढ़िए। अब इन्होंने सारे विराम चिन्ह लगा करके दे दिए हैं। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह, जिन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्य में कहाँ रुकना है और उनका क्या भाव है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। पहला है, चौथी मूर्ति ने कहा ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब इसको विराम चिन्ह लगा कर देखिए कैसे बनेगा ये। चौथी मूर्ति ने कहा के बाद हमने लगाया है एक अल्प विराम। ऊपर जो ये चिन्ह लगे हुए हैं इन्हें कहते हैं उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पर 2 चिन्ह लगे हुए हैं और इसके बाद अगला चिन्ह है यहाँ पर, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ठहरो, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे के बाद फिर से ये आया है जिसे बोलते हैं अल्प विराम। वे भोले भाले थे, भोले भाले थे के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है इसे कहते हैं पूर्ण विराम। उनके मन में कलुष नहीं था, फिर से पूर्ण विराम आया। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, और यहाँ पर भी लास्ट में भी एक पूर्ण विराम आ गया। तो इस तरह से हमने इनको विराम चिन्ह लगा दिया। अगली पंक्तियां हैं, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कहा अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। देखिए मैंने लगातार पढ़ दिया उसको, क्योंकि उसमें कहीं कोई चिन्ह था ही नहीं, कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने भी लगातार उसे पढ़ा है।
अब हम चिन्ह के साथ देखते हैं। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, पूर्ण विराम। फिर उसने मन ही मन में कहा। यहाँ है अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह दो लगे हुए हैं। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ, पूर्ण विराम। मैं राजा हूँ, पूर्ण विराम। मुझसे ज़्यादा धनवान, एक अल्प विराम, बलवान और बुद्धिमान, भला और कौन होगा, प्रश्न चिन्ह। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, पूर्ण विराम। तो ये इतने विराम चिन्ह इस पंक्ति में भी आए हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? मूर्ति। किसी का नाम है ना मूर्ति, इसलिए मूर्ति जो है वो संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है? तो मूर्ति संज्ञा शब्द था, मूर्ति की विशेषता को कौन बता रहा है? तीसरी मूर्ति कौन सी वाली है? तीसरी मूर्ति है। तो जो तीसरी शब्द है वो मूर्ति की विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे तीसरी। अगला प्रश्न है, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। पहला सॉल्व करके दे रखा है, अगली पंक्तियों में हमें खुद ढूंढना है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो उज्जैन की जो नगरी है वो कैसी है? प्राचीन है और ऐतिहासिक है। और मैदान कैसा है? लंबा चौड़ा है। तो ये इसका विशेषण हो जाएगा। देखिए ये है, उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ पे प्राचीन, ऐतिहासिक और लंबा चौड़ा, इनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? ये इसके विशेषण हैं। दूसरा सेंटेंस जो हमें दिया वो है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। तो देखें इसमें कौन सा विशेषण है? इतनी छोटी उम्र में, कैसी उम्र में? इतनी छोटी उम्र में, ये विशेषण है। बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। अगला सेंटेंस जो हमें दे रखा है वो है, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन। सिंहासन कैसा था? सुंदर था। तो ये सुंदर शब्द है, ये इसका विशेषण है। नीचे देखते हैं, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पर सुंदर को अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण है। अगला सेंटेंस है, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। कैसी भीड़ जमा हो गई? अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो अच्छी खासी जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सके। हमने देखिए कहानी पढ़ी, मैंने उसकी पूरी व्याख्या आप लोगों को समझा दी। सारे प्रश्न भी हम इतनी देर से कर रहे हैं। राजा में कौन कौन से गुण नहीं थे जिसकी वजह से उसको सिंहासन पर बैठने नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि हम सिंहासन पर बैठ सकें। तो सच बोलना हो चाहिए, चोरी ना करना, किसी का बुरा ना करना, ईमानदारी, मन में कोई बुराई ना हो, किसी निर्दोष को सजा न देना, भोला भाला होना और निष्कलंक होना, ये सारे गुण होने चाहिए, तभी हमें सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़े सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे, जबकि वहां पर राजा भी था, लेकिन वो लोग राजा के पास ना जा करके उन बच्चों के पास जाया करते थे अपने किसी भी झगड़े का न्याय करवाने के लिए। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? किसके पास जाते हैं? पहले तो आप अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, हम अपनी समस्या को सुलझाने के लिए अपने माता पिता, दादा दादी के पास जाते हैं। होता है ना, घर में लड़ाई हो तो मम्मी इसने ये कर दिया, पापा इसने ये कर दिया, तो हम सबसे पहले मम्मी पापा के पास जाते हैं, और अगर दादा दादी हैं तो फिर उनके पास भी जाते हैं, क्योंकि वे समस्या का समाधान
तुरंत कर देते हैं और हम उनके निर्णय से संतुष्ट भी हो जाते हैं। वो बड़े प्यार से समझाते हैं ना कि बेटा चल आज तू ही छोड़ दे, छोटा है, और कभी कहते हैं बेटा तू बड़ा है, तू मान जा। तो इस तरह से हम संतुष्ट भी हो जाते हैं और इसके बाद विद्यार्थी स्वयं के अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को आप अपना, जैसे हो सकता है कि आपके घर में कोई और सदस्य हो जिसके पास आप जाते हो, या फिर आप स्कूल में टीचर के पास जाते हो, तो कोई भी ट्यूशन वाले टीचर हो सकते हैं, कई बच्चे ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं इस तरह के समाधान कराने के लिए। तो जो भी आपके केस में है आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया? हाँ, एक बार स्कूल में मेरे दोस्त ने बिना वजह मेरी कॉपी फाड़ दी और गलती मुझ पर ही डाल दी। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि ये तो मेरे साथ अन्याय था, मेरी कॉपी फाड़ी और मेरे ऊपर ही गलती डाल दी। लेकिन मैंने गुस्सा करने के बजाय अपने शिक्षक को यानी अपने टीचर को सच सच बता दिया। जब शिक्षक ने जांच की तो सच्चाई सामने आ गई और मुझे न्याय मिल गया। उस दिन मैंने सीखा कि अन्याय का सामना धैर्य और सच्चाई से करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत ही रोचक है। पुस्तकालय में से ये पुस्तक खोजकर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। तो इसमें बहुत सारी कहानियां, इस किताब में 32 कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं क्योंकि 32 मूर्तियां थी और उन्होंने 32 कहानियां सुनाई हैं। तो आप कोई भी कहानी उसमें से पढ़ें, सारी किताब को पढ़ें और जो कहानी आपको बहुत पसंद आ जाए उसे अपनी क्लास में सुनाएं। अगला है कि सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे सिंहासन बत्तीसी है, इस तरह से भारत में बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं, जैसे पंचतंत्र हो गया, हितोपदेश हो गया, जातक कथाएं हो गया। इन्हें भी अपने पुस्तकालय में ढूंढ करके पढ़िए। पता लगाइए आपके स्कूल के लाइब्रेरी, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में है कि नहीं है ये किताबें। अगला प्रश्न है, राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती है, आलीशान कुर्सी जिस पर राजा बैठता था, उसे सिंहासन कहते हैं। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हम कुर्सी पर बैठते हैं, मूढ़े पर बैठते हैं, तरह तरह की चीज़ों पर हम बैठते हैं। इनमें से कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, हमें 3 भाग दे रखे हैं इसके। पहले में हमें वस्तु का नाम दे रखा है, वस्तु का नाम, और फिर उसके बारे में वर्णन कर रखा है और आपकी भाषा में उसे क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो पहले 2 का चटाई और दरी, इनका वर्णन हमें दिया हुआ है, तो इनके सिर्फ मैं नाम बताऊंगी आपको और बाकी सबके वर्णन भी करना है और अपनी भाषा में इसे क्या कहते हैं ये भी बताना है। तो आइए इसे हम करते हैं। तो पहला चित्र आपने देखा, ये क्या था? चटाई, इसे पट्टी भी कहते हैं। और दूसरा चित्र दरी, गलीचा या रग कहते हैं उसे। अब तीसरा है मूढ़ा। मूढ़ा किससे बनता है? ये बांस की छड़ियों और प्लास्टिक की रस्सी से बना होता है और बैठने के काम आता है। अच्छा, तो हमारी भाषा में इसे क्या कहते हैं? 3 कॉलम है ना उसमें। तो पहला तो वस्तु का नाम है और दूसरा वो किस काम आता है, किससे बना होता है, और तीसरा हमारी भाषा में उसे क्या कहते हैं? तो हमारी भाषा में उसे मूरो या मूरा भी कहते हैं। मूढ़ा, मूढ़ा कहते हैं ना, तो मूरा भी कहते हैं उसे। अगला चौथा है चारपाई। ये लकड़ी और रस्सियों से बनी होती है। ये रस्सियाँ प्लास्टिक, नारियल, जूट आदि की होती हैं। ये बैठने या लेटने के काम आते हैं। चारपाई सोने के काम आती है और हमारी भाषा में, आम भाषा में से खाट या खटिया कहते हैं। अगला है पीढ़ा। पीढ़ा होता है ना जो लकड़ी का चौका, जिसे चौका भी बोलते हैं, चौकी भी बोलते हैं, जो बाथरूम में रखी रहती है, जिस पे बैठ के हम लोग नहाते हैं या फिर किचन में रखते हैं, जिसमें बैठ के आटा गूंथते हैं। ये लकड़ी से बना होता है, ये बैठने के काम आता है। खाना बनाने, कपड़े धोते समय इसका प्रयोग होता है। इसे पटरा या चौकी कहते हैं। अगला है टाट पट्टी। ये जूट की रस्सी से बना हुआ होता है और इसका इस्तेमाल एक पंक्ति में लोगों को बिठाकर खाना परोसते हैं ना, लंगर में
मंदिरों या गुरुद्वारे में लंगर होता है तो एक सीध में लोगों को बिठा देते हैं ताकि खाना परोसने में आसानी हो जाती है। तो वहाँ पे टाट पट्टी बिछाई जाती है जब एक लाइन में सीधे में लोगों को बिठाना होता है। और ये गांव देहात में भी, शादियों में भी कई जगहों पर अभी भी नीचे बिठाकर लोगों को खाना खिलाते हैं, तो वहाँ पर भी बिछाई जाती है और इसे हमारी भाषा में दरी पट्टी कहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका सेकेंड चैप्टर 5th क्लास वीणा का दूसरा पाठ, न्याय की कुर्सी के प्रश्न उत्तर। सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि अगर दुर्गापाल मैम की क्लास से आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख कर ले आते हैं तो आपके उत्तर सबसे अलग होंगे, बिल्कुल हटकर होंगे। और इसकी वाहवाही आपको क्लास में मिलेगी कि बच्चे ने बहुत दिमाग लगा करके काम किया है। तो अब आपको करने हैं 4 काम। पहला, लाइक का बटन दबाना है। दूसरा, अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तीसरा, दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना है। और चौथा, बेल आइकन को दबाना है ताकि जैसे ही अगली वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मैम ने अगली वीडियो डाल दी है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपके नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.